हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। ये मान लीजिए कि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। इससे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहले हम जो भी इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करेंगे। एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज और जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, उनको भी अच्छे से इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या, समझिए। आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे हो कि किसी, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से ये देखिए चार्जेस आगे मूव कर रहे हैं, इधर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं। ये जो चार्जेस हैं दीज आर नेगेटिव चार्ज, और ये जो चार्जेस है दीज आर पॉजिटिव चार्ज। यानी जब किसी कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, और हमेशा ध्यान रखना इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ही रहेगी। आप फिगर से देख पा रहे हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर मूव हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा है। और करंट की डायरेक्शन क्या है, तो वो आप यहां से देख सकते हो। करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव। यानी हायर, पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव को बोला जाता है हायर पोटेंशियल, और निगेटिव को बोला जाता है लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी कंडक्टर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ दैट आर रिलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, करंट अब समझ में आ गया कि जब सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट आई का फार्मूला क्या होता है? तो आई का फार्मूला होता है Q अपॉन टी। देखिए यहाँ पे मतलब ये कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, मान लीजिए सपोज दैट ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं। देखिए यहां से पास हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी यूनिट हो सकती है, यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो सकती है कूलाम पर सेकेंड, या फिर इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी फार्मूला। एक इसी में वर्ड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो देखिए, जैसे यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, वो मतलब जितना भी चार्ज पास हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का परफेक्ट मल्टीपल होगा। कैसे? या तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या तो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या तो तीन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ आधा इलेक्ट्रॉन यही रह गया, मतलब प्रोटॉन, ये तो पॉजिटिव साइड है, ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह गया और आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता। यानी किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का परफेक्ट मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का परफेक्ट मल्टीपल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, का जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे इकलौता आप यही फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो करंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया कि करंट क्या होता है, कि करंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन अ यूनिक डायरेक्शन। ठीक, चार्जेस का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सब एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, है ना। ठीक है, ओके। पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो प्लस से माइनस की तरफ, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन करंट के रिस्पेक्ट में क्या होती है? तो अपोजिट होती है। ये भी आप इस फिगर से देख पा रहे हो। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के होते हैं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है?
जब आप ये सोर्स देख रहे हो तो इसमें देखो ये सेल लगा हुआ है और इस सेल से ये चार्ज इधर कॉन्टिन्यूसली इधर की तरफ इधर और इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसे करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर आप इस एसी को देखोगे तो देखिए पहले ये चार्ज इस तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डायरेक्शंस बदल रही हैं। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट डीसी एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी। डीसी वो करंट होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं बदलती, इट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एसी में क्या होता है, तो एसी जो हमारे घरों में सबसे ज्यादा यूज की जाती है उसको अगर हम वेव फॉर्म में बताएं इस तरीके से होता है, यानी एसी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ये इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, उसके बाद फिर इधर जा रहा है, तो ये ठीक वैसा ही है, पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, फिर अब किसी उसी डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से करंट का फ्लो होता है। ठीक, डीसी करंट जनरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, और डीसी जनरेटर का भी यूज करते हैं, डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। एसी यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, एसी करंट प्रोड्यूस करने के लिए तो पहले चीज यूज करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या होता है, तो रेक्टिफायर होता है जो ऐसा डिवाइस जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करे। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी करंट इनटू एसी करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो पहला तो हम रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज कर सकते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब लोग हम लोग मतलब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आप जान लो कि इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं, डीसी और एसी। डीसी प्रोड्यूस करना हो तो सेल का या डीसी जनरेटर का यूज करते हैं, और अगर एसी करंट प्रोड्यूस करना हो तो पहला तो हम रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए, और एसी जनरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके, आई होप समझ में आगे हो गया टाइप ऑफ करंट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो सबसे पहले चीज, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, तो अभी हम बता चुके हैं, I इक्वल्स क्यू अपॉन टी। तो इसके बेसिस पर इसकी जो यूनिट बनेगी वो भी बता चुके हैं, कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। ठीक, नंबर 2, अगर आपको इसको मेजर करना है तो डिवाइस कौन सी यूज करोगे, तो डिवाइस यूज करोगे अमीटर। कौन सी डिवाइस, अमीटर यूज करोगे। अगर अमीटर तुमने यूज किया तो उसको कनेक्ट कैसे करोगे, अमीटर को कनेक्ट कैसे करोगे, तो कैसे करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट की, अगर चलो ठीक है सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इस अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो इस अमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, यानी जितना कम हो सके। ठीक है, जितना कम हो सके। तो इसका मतलब अगर हम आइडियल अमीटर की बात करें, आइडियल अमीटर की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए जीरो रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि अगर हमें इसको, कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है और उसको हमें कन्वर्ट करना है अमीटर में, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोसेस होगा कि हम पैरेलल में एक शंट लगा दें, पैरेलल में शंट लगा दें। ठीक है, ये शंट क्या होता है, तो ये होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। और इसको हम सिंबल के फॉर्म में सर्किट में कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ये होता है अमीटर का सिंबल। ठीक, अब मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को ऐसे सिंबल में डिनोट करते हैं। अगर इसको हमें
बताना हो कि कैसे सर्किट में लगाएंगे, तो हमने क्या कहा, इसके पैरेलल में पहले शंट लगाएंगे। तो पैरेलल में शंट लगाने मतलब दिस, इस तरीके से पैरेलल में हम लोग शंट लगा देंगे। नाउ दिस गैल्वेनोमीटर विल एक्ट एज अ अमीटर, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लेना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, कि क्या कैसे किस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे देखिए दो टर्मिनल लगे हुए हैं, ठीक, और ये देखिए प्रोसेस हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा केमिकल इफेक्ट। क्या बोला जाएगा, केमिकल इफेक्ट। देखिए यहाँ पे अभी ये इसकी थिकनेस कैसी है, बराबर है, कुछ देर बाद यहाँ से इसको इधर ये जाने लगा, ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया। तो ये प्रोसेस तो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक करंट में केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी ये नॉर्थ साउथ जैसे ओरिजिनली जैसे इसको रुकना चाहिए, लेकिन जैसे ही देखिए इसमें करंट फ्लो होने लगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब इस फिगर को आप ध्यान से देखो, अभी रिसेंट कोई फ्लक्चुएशन नहीं, अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई तो इस डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, फिर से आप देखो, अभी कोई सेल लगाया, करंट फ्लो हुई, इस डायरेक्शन में हुआ, और फिर जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगी तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वायर में से करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पे केमिकल इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी इससे प्रोड्यूस होता है। इस पर अगर बेस्ड बात करें तो इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल इस पर बेस्ड अप्लायंस है, मतलब इसी चीज को, इसी फिनोमिना को लेकर के बनाया जाता है इलेक्ट्रिक बेल। और क्या बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट जो है वो है हीटिंग इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यहां पे आप देख पा रहे हो हीटिंग इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब भी वायर में से, जब भी वायर में से करंट फ्लो होगी तो वो वायर हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, इस तरीके से ब्लोअर, मतलब कई जगह पे हम इसका यूज करते हैं। और जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है हीटिंग एलिमेंट। मतलब जो भी वायर हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है हीटिंग एलिमेंट। क्लियर हो गई बात, ओके। एज अ हीटिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एलॉय, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एलॉय। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल एज अ हीटिंग एलिमेंट। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको रीजंस बता रहा हूं, इनको आपको अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, ओके। पहला रीजन क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ये हाई होता है एलॉय का। यहाँ पे हम सब पॉइंट्स किसके लिखेंगे, एलॉय के। बेसिकली एलॉय क्या होता है, तो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल, इनका मिक्सचर होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस हाई होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ एलॉय इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पता है आर टी इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब यहाँ पे जो अल्फा होता है ये होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। मीन्स टू से जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है मेटल का वो बढ़ता है।
ठीक, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलॉय। लेकिन एलॉय के केस में ये जो अल्फा होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये बहुत स्मॉल होता है। इससे होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसके रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो उस केस में करंट कम होती जाएगी, तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस उतना नहीं बढ़ता। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिव होता है एंड लार्ज होता है, किसके लिए? मेटल्स के लिए। अल्फा पॉजिटिव होता है बट वेरी स्मॉल होता है, किसके लिए? एलॉय के लिए। और अल्फा निगेटिव होता है किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। ये भी आप याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर के लिए। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है बट नॉन क्या कह सकते हैं, कंडक्टर से, ठीक है, मेटल या फिर कंडक्टर से कम होती है, और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर है। ठीक, तो एलॉय किस लिए यूज करते हैं? कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बहुत कम होता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली चीज क्या होती है उसके अंदर? तो ये जल्दी इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। मतलब जो एलॉय होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, मतलब ये जल्दी इनका जो रस्टिंग वाला सिस्टम है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें थी, और ये कुछ हीट कौन कौन से इफेक्ट हमने पढ़े? तो इसमें केमिकल इफेक्ट होता है करंट में, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हीटिंग इफेक्ट, और इसी पर एक बेस्ड है फ्यूज, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो एक्सेस ऑफ करंट से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेव करता है। एक्सेस ऑफ करंट, अब इसमें बेसिकली होता क्या है समझिए। सबसे पहली चीज तो इस फ्यूज को लाइव वायर से जोड़ा जाता है। ये मान लीजिए लाइव वायर है, ठीक, इसमें से ऐसे करंट आ रही होगी, और जो दूसरा वायर होता है उसको हम मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल वायर है। आप लोगों ने भी घर पे देखा होगा कि एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। रेड कलर का माना जाता है कि ये क्या है? तो ये है लाइव वायर। ये कैसा है? तो ये है लाइव वायर। ठीक, ये हो गया लाइव वायर। और ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूट्रल वायर। ठीक, न्यूट्रल वायर। अब होता क्या है, देखिए इसमें से जैसे करंट फ्लो हो रही है, तो जैसे ही पर्टिकुलर अमाउंट से करंट ज्यादा होगी तो देखिए इस तरीके से ब्लास्ट होगा और ये तार ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही तार ब्रेक हो जाएगा तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सेफ रहते हैं। क्लियर है? तो इसको किस वायर से जोड़ा जाता है? लाइव वायर से हमेशा जोड़ा जाता है। पहला पॉइंट। कैसे कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, इसके अंदर को जो ये वायर होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है लेड और टिन, लेड और टिन के मिक्सचर से बना होता है। ठीक, बात करें इसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होने से इसमें ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होने से आसानी से ब्रेक हो सकता है। जैसे ब्रेक हुआ करंट का फ्लो होना बंद और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ। क्लियर? इसी का एक मॉडर्न फॉर्म है क्या? MCB।
अब एमसीबी का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतनी चीजें अच्छे से रिवाइज कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।